This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। नेपाल के इतिहास में क्राइम की कहानी में कत्ल का वो किस्सा जिसने वहां के लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी 2009 की है, जो नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2009 में काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठा भी लगाता था, यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठा। वह मूल रूप से भारत का रहने वाला था। करीब 20 साल पहले वह भारत के दार्जिलिंग से नेपाल गया था। नेपाल में बीरेन श्रेष्ठा एक कॉलेज में साइंस टीचर बन गया था। जल्द ही नेपाल में एक घर खरीदा और अपने घर के 2 कमरे किराए पर दे दिए। बीरेन श्रेष्ठा के घर में एक श्रेष्ठा परिवार किराए पर रहता था। उस परिवार में एक जोड़ा था और उनकी बेटी भी थी, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा था। ख्याति श्रेष्ठा पढ़ाई में अच्छी थी। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। इस बीच बीरेन श्रेष्ठा ने अपने घर को बेच दिया, जहां ख्याति और उनके माता पिता किराए पर रहते थे। बीरेन श्रेष्ठा ने अपना घर बेच दिया, जिसके कारण श्रेष्ठा परिवार को वह घर छोड़ना पड़ा और वो विराटनगर क्षेत्र में चले गए, जबकि बीरेन श्रेष्ठा भी किसी अन्य क्षेत्र में चला गया। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई के कारण विराटनगर से काठमांडू चले गए और वहां वे एक किराए के घर में रहने लगे और ख्याति श्रेष्ठा को जुबिलैंड कॉलेज रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। 5 जून 2009 ख्याति श्रेष्ठा को उनके फोन पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि उन्हें वुमेन मैगजीन से एक लकी ड्रॉ पुरस्कार मिला है। लकी ड्रॉ के मुताबिक ख्याति श्रेष्ठा को 20,000 नेपाली रुपए और नेपाल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पोखरा का टिकट मिलने वाला था। उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा को एक अज्ञात लड़की का फोन आया, जिसमें उसने दिए गए पते पर पुरस्कार राशि और पोखरा का टिकट लेने के लिए कहा। ख्याति श्रेष्ठा अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। माता पिता भी इस बात से खुश थे कि बेटी को 20,000 रुपए और पोखरा का टिकट मिलेगा। ख्याति श्रेष्ठा अपने घर के नौकर राम के साथ निश्चित समय पर पुताली गली पहुंचती है। राम दिए गए पते पर ख्याति श्रेष्ठा को छोड़ घर लौट आता है। उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा एक लड़की से मिलती है, जो लकी ड्रॉ इनाम के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकता का हवाला देते हुए वुमेन मैगजीन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना परिचय देती है। वह ख्याति श्रेष्ठा को एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट के अंदर ख्याति श्रेष्ठा एक आदमी को देखकर चौंक जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरेन श्रेष्ठा ही था। बीरेन श्रेष्ठा भी ख्याति श्रेष्ठा को देखकर चौंकने का नाटक करता है और कुछ बातचीत के बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक देता है। क्योंकि ख्याति पहले से बीरेन श्रेष्ठा को जानती थी, इसलिए ख्याति बीरेन द्वारा दिया गया कोल्ड ड्रिंक पीती है। ख्याति श्रेष्ठा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। समय बीतता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति श्रेष्ठा घर नहीं लौटती। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता चिंतित हो जाते हैं और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देते हैं। शाम को ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता चौंक जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है और 10 लाख नेपाली रुपए फिरौती के तौर पर मांगे गए हैं। मैसेज का अगला भाग पढ़कर ख्याति के पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा था कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो ख्याति को मार दिया जाएगा। बेटी के अपहरण की सूचना मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता ख्याति की मां से बात करते हैं। ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता इस बात से हिचकिचा रहे थे कि पुलिस को सूचित करने पर अपहरणकर्ता उनकी बेटी को मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपहरण के ऐसे अनगिनती मामले सुने थे। इसलिए ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता तय करते हैं कि वे इस अपहरण की सूचना पुलिस को नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करेंगे। अगली सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है कि उन्हें 10 लाख रुपए लेकर बुटवाल आना है। बुटवाल नेपाल के काठमांडू से करीब 267 किलोमीटर दूर है। जैसे ही ख्याति के माता पिता बुटवाल पहुंचते हैं, उन्हें एक मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उन्हें बुटवल के बजाय चितवन आना है। चितवन बुटवल से करीब 115 किलोमीटर दूर था। जैसे ही ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता चितवन पहुंचते हैं, उन्हें फिर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा गया था कि अब उन्हें सुनौली पहुंचना चाहिए। सुनौली पहुंचने के बाद
उन्हें फिर से एक मैसेज मिलता है कि वे दार्जिलिंग पहुंचे। वे भारत की सीमा पार करते हैं और जाते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर से एक मैसेज मिलता है जिसके अनुसार उन्हें काकरभिट्टा पहुंचना होता है। काकरभिट्टा पहुंचने पर उन्हें एक और मैसेज मिलता है जिसमें एक होटल का एड्रेस दिया जाता है जहां उन्हें फिरौती के पैसे देने होते हैं। जैसे ही वे होटल पहुंचते हैं वे बीरेन श्रेष्ठा को देखते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि होटल के कमरे में केवल नौकर राम ही पैसे लेकर आएगा और राम के अलावा किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। नौकर राम एक आदमी से मिलता है। राम उस व्यक्ति को पहचान लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि बीरेन श्रेष्ठा ही है। अब ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता को उम्मीद थी कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं तो शायद उनकी बेटी सकुशल वापस आ जाएगी। यह सोचकर वे काठमांडू वापस लौट जाते हैं। सुबह से शाम तक पूरा दिन बीत जाता है लेकिन ख्याति श्रेष्ठा वापस नहीं आती और उसके आने का कोई भी समाचार नहीं मिलता। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस नंबर से अब तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज आना भी बंद हो गया है। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता चिंतित हो जाते हैं जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी के अपहरण के बारे में बताते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने इस पूरी घटना के दौरान कुछ अलग और कुछ अजीब महसूस किया है। तभी ख्याति की मां काकरभिट्टा के उस होटल में बीरेन श्रेष्ठा को देखने के बारे में बताती है। पुलिस संदेह के आधार पर बीरेन श्रेष्ठा का पता लगाना शुरू करती है और पुलिस को पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। कुछ दिनों बाद पुलिस को अलग अलग इलाकों से मानव शरीर के टुकड़े मिलने की खबर मिली। आश्चर्य की बात यह थी कि ये मानव शरीर के टुकड़े काठमांडू से दूर पाए जा रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिले तो कहीं पैर के 3 टुकड़े। पुलिस शव के इन टुकड़ों को इकट्ठा करती रहती है। ख्याति श्रेष्ठा को लापता हुए 15 दिन बीत चुके थे। इस बीच पुलिस को एक मानव सिर मिला जो बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसकी पहचान करना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद बीरेन श्रेष्ठा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है जिसके बाद वह पूरी घटना के बारे में बताता है। बीरेन श्रेष्ठा एक धनी परिवार से था। वह अच्छी खासी कमाई कर रहा था। इस बीच बीरेन श्रेष्ठा को जुए की लत लग गई। वह काठमांडू के कसीनो में बहुत जुआ खेलता था और हार जाता था। उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बीरेन श्रेष्ठा ने अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसका कर्ज फिर भी नहीं चुका। फिर उसने एक अपराध करने का इरादा किया। उसे इतनी राशि मिल सके कि उसका कर्ज भी चुकाया जा सके और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे भी मिले। 5 जून 2009 को बीरेन श्रेष्ठा को पता चलता है कि ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता उसे काठमांडू से ले आए हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं। तो बीरेन श्रेष्ठा ख्याति से मिलने उसके घर गया जहां उसे पता चला कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखे हैं। ख्याति श्रेष्ठा पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति भी बेच दी थी। जब बीरेन श्रेष्ठा को यह पता चलता है कि ख्याति के माता पिता के पास बहुत सारी संपत्ति है तो वह फिरौती के लिए ख्याति का अपहरण करने की योजना बनाता है। इस अपहरण में एक छात्रा भी शामिल थी। उसका नाम मैरीना शाक्य था और वह उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन श्रेष्ठा टीचर था। मैरीना शाक्य ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन किया और उन्हें लकी ड्रॉ इनाम के बारे में बताया। बीरेन ने पहले ख्याति को बेहोश किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उन्होंने ख्याति के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को काठमांडू में लगभग 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में फेंक दिया। बीरेन को लगा कि ख्याति के शव के टुकड़ों को इकट्ठा करते समय पुलिस भ्रमित हो जाएगी और अगर टुकड़ों को मिला भी दिया तो शव की पहचान नहीं होगी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद नेपाल के छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था। वे बीरेन श्रेष्ठा और मरीना शाक्य के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि बीरेन श्रेष्ठा ख्याति श्रेष्ठा के अपहरण और हत्या के आरोप में 39 साल और मरीना शाक्य को 20 साल की सजा सुनाई गई। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हाँ तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।